स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस और बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि था संविधान क्यों और कैसे, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 2 यानी कि चैप्टर सेकंड रहेगा भारतीय संविधान में अधिकार, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम मतलब कि इस अध्याय को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब इस अध्याय के हम दो पार्ट बनाएंगे। आधा लेसन इस अध्याय में कंप्लीट कर लेंगे इस पार्ट में और आधा करेंगे अगले वाली वीडियो में। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। और जो पिछला चैप्टर था भारतीय संविधान क्यों और कैसे, तो उसका आपने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इसलिए मैं और भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स हम जान लेते हैं चैप्टर से जुड़े हुए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हमारा पहला टॉपिक होगा महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु क्या है? सबसे पहला बिंदु है अधिकार के बारे में, ठीक है। तो अधिकार क्या होते हैं उसके बारे में है। देखिए पहला पॉइंट क्या है अधिकार के लिए, एक सेकेंड, हाँ देखिए, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है। अर्थात अगर मनुष्य को अपने जीवन का विकास करना है तो अधिकार उसके लिए सामाजिक परिस्थितियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अधिकार वे हक होते हैं जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है। अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पैसा कमाना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, तो ये उसका अधिकार है जिसकी वो मांग भी करता है। तो अधिकार वे हक हैं जिससे एक आम आदमी जो है वो अपने जीवन जीने के लिए इन्हें मांगता है, ठीक है। और कानून के द्वारा इन अधिकारों को सुविधाएं, मतलब इन अधिकारों को सुविधाएं दी जाती हैं, इनकी रक्षा भी की जाती है, ठीक है। अधिकार कीवर्ड क्या है ये आपको पता चला। अब सेकंड कीवर्ड है हमारा अधिकारों का घोषणा पत्र। तो सेकंड कीवर्ड है हमारा, एक सेकंड, हाँ, सेकंड कीवर्ड है अधिकारों का घोषणा पत्र। तो देखिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों को घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, ठीक है। तो आधिकारिक जो मतलब लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उनमें नागरिकों के अधिकारों को, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उन सभी को एक सूचीबद्ध कर दिया, एक सूची में संविधान में लिख दिया जाता है। तो ऐसी ही सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी, ठीक है। अगला कीवर्ड है मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इस आयोग की स्थापना हुई थी 2000, मतलब सन 2000 में हुई थी, और इसका कार्य है शिकायतें सुनना, जांच करना तथा पीड़ितों को राहत पहुंचाना। अर्थात यानी कि ये अंतर मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि भारतीय स्तर पर या अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। तो ये क्या करता है, शिकायतें सुनता है मानवाधिकार से संबंधित, उनकी जांच करता है और जो भी पीड़ित होते हैं उनको राहत पहुंचाता है, ठीक है। अगला कीवर्ड है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो इस कीवर्ड के बारे में अब हम जानते हैं। तो क्या होते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है क्या है कि स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की ज़रूरत होती थी। इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों को समाज में लाया गया है, संविधान में लाया गया है, ठीक है। अब आगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। अर्थात ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये ऐसे नीतिगत निर्देश होते हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन सिफारिश कर सकती है सरकार से कि वो मतलब न्यायालय, जो सरकार है वो न्यायालय से ये सिफारिश कर सकती है कि जहाँ तक हो सके वो इन्हें लागू करवाने की उपेक्षा करे, मतलब लागू करवाने का कष्ट करे, ठीक है। और यहाँ पर सरकार का भी दायित्व बन जाता है कि जिस सीमा तक हो सके इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू भी
करें। अब एक और इसमें पॉइंट बनता है कि प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें होती हैं। वो 3 प्रमुख बातें कौन सी होती हैं, ये देखिए। पहली प्रमुख बात है वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो ये 3 प्रमुख बातें क्या हैं कि ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में एक व्यक्ति को स्वीकार करने चाहिए वो, और दूसरा कि वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। मौलिक अधिकार ही जीवन नहीं है, बल्कि कुछ अधिकार भी और भी मिलने चाहिए जिससे वो समाज में अपना विकास कर सकें, इसलिए। और तीसरा है कि वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार भी करना चाहिए, इसलिए नीति निर्देशक तत्व इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको पता चला नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं सभी पॉइंट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो अगला जो कीवर्ड है हमारा वो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। अभी हम मौलिक कर्तव्य जानते हैं, फिर मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। तो मौलिक कर्तव्य क्या है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 का समावेश किया गया। इसके अंतर्गत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य निम्न बताए गए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 का है, इसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए। वो मौलिक कर्तव्य क्या है देख लेते हैं एक बार। पहला ये है कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, यानी कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, संविधान का पालन करें। राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना, एक तरह से देश हित में सभी के सभी काम करना। ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसे बनाए रखें। ठीक है, फिर है प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें। तो ये थे कि जो अनुच्छेद 51 का पार्ट था, इसमें कौन कौन से नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य लाए गए हैं। किस टॉपिक के अंतर्गत? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगले कीवर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वो है सामान्य अधिकार। तो सामान्य अधिकार क्या होते हैं? देखिए, सामान्य अधिकार ये वे अधिकार होते हैं जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसे अधिकार होते हैं जो साधारण कानूनों की, जैसे हमारे पुलिस वाले हैं, तो इनसे कह के हम इन्हें लागू करवा सकते हैं। जो संसद होती है छोटे मोटे कानून बनाकर इनमें परिवर्तन भी कर सकती है और एक तरह से इन्हें ख़त्म भी कर सकती है। ये सामान्य अधिकार की हम बात कर रहे हैं। एक तो मौलिक अधिकार हो गए, एक नीति निर्देशक तत्व हो गए, एक सामान्य अधिकार हो गए। तो ये सामान्य अधिकार सबसे अलग है। अब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध क्या है। तो अभी हम संबंध जानेंगे, फिर इनके अंतरों के बारे में जानेंगे। तो पहले इन दोनों के बीच संबंध जान लेते हैं। सबसे पहला संबंध ये कि ये दोनों पूरक हैं। पूरक कैसे हैं? देखिए, जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है, तो वहीं नीति निर्देशक तत्व उससे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देता है। देखिए, जहाँ पर मौलिक अधिकार क्या होता है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम क्या करते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, उसके लिए गुहार लगा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। वहीं नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो हम इसके लिए उल्लंघन होने पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा करने में जो मौलिक अधिकार है वो सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगा देती कि जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी सरकार कोई कानून नहीं बना सकती है। वहीं नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका ख्याल नहीं भी रखा जाता है तो भी कानून बना दिया जाता है। ठीक है, और मौलिक अधिकार खासतौर पर व्यक्ति के अधिकारों को रक्षित करते, वहीं नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो संविधान की सूची में वर्णित है और सभी लोगों के मतलब जो हमारी जनता है उनके अलग अलग मौलिक अधिकार हैं। मतलब मान लीजिए एक समाज है तो समाज में जितने भी लोग हैं सभी के लिए समान मौलिक अधिकार हैं। लेकिन वहीं अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो वो पूरे एक लोग की नहीं बल्कि एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरे समाज की हित की बात करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम ये तो संबंध हुए हमारे कि ये दोनों के पूरक हैं और मौलिक अधिकार खासतौर पर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं, वही नीति निर्देशक पूरे समाज हित की बात करते हैं। अब इनमें अंतर जान लेते हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है? तो देखिए, अंतर के बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकार को कानूनी सहयोग प्राप्त है परंतु नीतिगत
जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन पर न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है, संविधान में दिए गए हैं, इनके उल्लंघन पर हम न्यायालय जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनको कानूनी सहायता प्राप्त नहीं होती है और इनके उल्लंघन पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों से होता है, जबकि नीति निर्देशक संबंध समाज से होता है। मौलिक अधिकार प्राप्त किए अधिकार हैं जो संविधान में वर्णित हैं, जबकि नीति सिद्धांतों को अभी लागू करवाया जाना बाकी है। तो ये तो हुआ इसके अंतर। ठीक है। अगला कीवर्ड है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान देखिए 1996 में बनकर लागू, मतलब 1996 बन चुका था और लागू हुआ था दिसंबर में। जब रंगभेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था, दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों के घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है। अर्थात दक्षिण अफ्रीका में जो अधिकारों का घोषणा पत्र है वो प्रजातंत्र की एक आधारशिला है। ठीक है। अब इसके अंदर जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, इसमें कुछ अधिकार जो हैं वो सूचीबद्ध किए गए हैं वहाँ के लोगों के लिए। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि आखिर क्या है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में। तो गरिमा, निजता, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार। एक तो गरिमा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, श्रम संबंधी समान व्यवहार का अधिकार है, स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, बाल अधिकार, स्वास्थ्य सुविधा जैसे भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार ये लोगों को है। बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार, तो ये भी अधिकार थे। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कौन कौन से अधिकार वर्णित हैं ये आपको पता चला। अब अगला पॉइंट आ रहा है हमारा, जो इस वीडियो का आखिरी है, हालांकि यही सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है। तो इस पॉइंट के हम 2 टॉपिक अभी कवर करेंगे, बाकी की जो वीडियो है वो हम कल देखेंगे। ठीक है। तो दूसरा टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों के बारे में अभी हम क्या क्या जानेंगे। हालांकि आपको पता तो चल ही गया कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, फिर भी हम एक बार फिर से भी जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या हैं, हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से दिए हैं, भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं उनकी पूरी तरीके से हम छानबीन करेंगे। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो अभी हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मौलिक अधिकार हैं क्या। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि वे अधिकार, एक सेकेंड, हाँ, वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिन्हें लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अर्थात ये वे अधिकार हैं जो संविधान में सूचीबद्ध हैं, इनके उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हैं। इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, इनकी गारंटी भी संविधान करता है, इनकी सुरक्षा भी संविधान स्वयं करता है। और इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अर्थात मौलिक अधिकार को अगर बदलना है, कोई परिवर्तन करना है, तो हमें इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। अर्थात सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता, कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे किसी एक व्यक्ति की या एक पूरे समाज के व्यक्ति के अधिकारों, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है। तो आपको पता चला मौलिक अधिकार क्या है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। तो मौलिक अधिकार, ये देखिए, एक सेकेंड, हाँ, विस्तृत एवं व्यापक संविधान के भाग 3 24 धाराओं में वर्णित। अर्थात जो ये मौलिक अधिकार हैं ये संविधान के भाग 3 और 24 धाराओं में वर्णित है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। ठीक है। मौलिक अधिकार बिना भेदभाव के सभी के लिए। अर्थात मौलिक अधिकार जनता में भेदभाव की समाप्ति करते हैं। मौलिक अधिकार असीमित नहीं, आपातकाल में इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। अर्थात विशेषता ये है कि आपातकाल पड़ने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। न्याय संगत है कि किसी के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जाया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के चलते दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। ठीक है। तो मौलिक अधिकार की विशेषताएं आपको पता चली। अगला पॉइंट है, दूसरा है हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। तो मौलिक अधिकार की आवश्यकता हमें 2 कारणों से पड़ती है। पहला कारण है, पहला कारण है मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आर्थिक सामाजिक विकास के सहयोग में लाने के। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ,
देखिए, मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। अर्थात जो व्यक्ति है, अगर उसे मौलिक अधिकार मिले होंगे तो वो अपना मूल विकास कर सकता है, अर्थात समाज में उसे जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी दूसरे व्यक्ति की समानता, किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार हनन ना हो, और वो अपना एक उचित तरीके से सर्वांगीण विकास कर सकता है। वहीं समाज में समानता स्थापित करनी है, स्वतंत्रता स्थापित करनी है, अगर सामाजिक विकास करना है, भाईचारा अगर हमें स्थापित करना है, आर्थिक समानता लानी है, तो इसके लिए हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ती ही है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो इस पॉइंट में बेसिकली है क्या कि छोटी सी बात यह है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों को यह लगा कि स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिकों के अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई जाती रही। यानी कि भारत का जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय भी क्रांतिकारियों ने मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी, और उसके बाद जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी और उसके बाद ख़त्म होने के बाद भी जो स्वतंत्रता नायक थे उन्होंने नागरिकों के अधिकारों की मांग की। इसी बीच 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर लिया। ठीक है, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया। अर्थात 44वां संविधान संशोधन जब हुआ भारतीय संविधान में, तो उस समय संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। अब क्यों निकाल दिया गया, एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब ये आता है पॉइंट 4 की भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। तो वो ये हैं 6 मौलिक अधिकार हैं। इन सभी को हम जानेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। सभी पॉइंट मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाए हैं, हालांकि आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि कोई कमी है मेरे समझाने में तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।